सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। समष्टि अर्थशास्त्र अध्याय नंबर 4 यूनिट नंबर 4 जो एनसीईआरटी के बेस्ड पर है हमारे पास। इसी अध्याय के तहत हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आप इस पाठ के अंदर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग सरकारी बजट और उसके बनावट के बारे में जानेंगे। सरकार बजट का निर्माण किस प्रकार से करती है एवं अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से बजट का योगदान है, बजट क्या होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर में चर्चा करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। सबसे पहले बजट के बारे में। यह आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित किस चीज़ की सरकार के अनुमानित व्यय यानी कि खर्चे यानी कि एक्सपेंडिचर एवं अनुमानित प्राप्तियों मतलब इनकम जो सरकार के आते हैं उनका वार्षिक वित्तीय विवरण कहलाता है। ठीक है, तो बजट क्या होता है, एक साल का दौरान अगर हम बात करें तो साल में सरकार की प्राप्तियां कौन कौन सी है, व्यय कौन से हैं, सरकार के उसके अनुमानित ब्यौरा, जो अनुमानित ब्यौरा होता है, विवरण होता है, उसी को बजट कहते हैं। उद्देश्य समझिए क्या क्या है। उद्देश्य आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है संसाधनों का पूर्ण आवंटन। सरकार इसमें ये तय करती है कि बजट के द्वारा संसाधनों को दोबारा से आवंटित किया जा सके एवं उसका वितरण किया जा सके। दूसरा, आय एवं धन का पुनः वितरण। सरकार बजट इसके लिए भी निर्माण करती है। आर्थिक स्थिरता का कारण होता है, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन होता है, आर्थिक नियोजन होता है, निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन होता है। ये जो 5-6 टॉपिक्स हैं हमारे पास जिसको हम कहते हैं बजट के उद्देश्य, इन सभी मामले में इसमें एक चीज़ है जीडीपी में वृद्धि, जिसको हम आर्थिक विकास के स्तर पर भी नाप सकते हैं। आर्थिक स्थिरता होती है और सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध किया गया है। इन सभी चीज़ों के तहत सरकार अपने बजट से संबंधित सरकार बजट से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करती है। बजट के घटक, बजट के 2 घटक हैं। पहला है राजस्व बजट और दूसरा है पूंजीगत बजट। समझिए क्या क्या है। राजस्व बजट सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा व्ययों का विवरण है। क्या है, सरकार की राजस्व प्राप्तियों एवं व्ययों का वितरण है। बजट को 2 भागों में बांटा गया है। जो बजट है हमारा उसको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है पूंजीगत प्राप्तियाँ, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पूंजीगत प्राप्ति, इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान, क्या है, एक वित्तीय वर्ष के अवधि में सरकार की सभी स्रोतों से अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से है। किस चीज़ से है, अनुमानित मौद्रिक प्राप्तियों से, कि सरकार के पास मौद्रिक प्राप्तियां कौन कौन सी होंगी। बजट प्राप्तियों को निम्न 2 उपवर्गों में बांटा जा सकता है। पहला राजस्व प्राप्तियां और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। आइए उनके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं। ये देखिए, बजट प्राप्तियाँ, बजट प्राप्तियों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला राजस्व प्राप्तियाँ और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियों में 2 चीज़ें, कर प्राप्ति और करेत्तर प्राप्ति। हम एक एक करके बात करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में 3 चीज़ें, पहले आयकर है। आयकर वो होता है जो व्यक्ति के ऊपर में सीधे तौर पर पड़े जिस व्यक्ति ने आय अर्जित की है। दूसरा निगम कर है, निगम कर यानी कॉरपोरेशन टैक्स। दूसरा संपत्ति कर, ये वो कर हैं जो प्रत्यक्ष कर के रूप में लगाए जाते हैं जिनका आय अर्जित होती है उनसे संबंधित। अप्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, सेवा कर, मनोरंजन कर और जीएसटी को सम्मिलित किया गया है। गैर करेत्तर राजस्व क्या होता है, इनके बारे में जानिए। तो व्यावसायिक राजस्व, ब्याज प्राप्तियाँ, लाभ और लाभांश, अनुदान, फीस, लाइसेंस फीस, जुर्माना, इन सभी चीज़ों को गैर राजस्व में सम्मिलित किया गया है। फिर हम बात करते हैं पूंजीगत प्राप्ति के बारे में। पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, ये वो प्राप्ति होती है जिनमें उधार व अन्य देयताएँ शामिल की जाती हैं, ऋणों की वसूली या पुनः प्राप्तियाँ की जाती है, निवेश प्राप्तियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये हम बजट प्राप्तियों के स्रोत के बारे में समझने की कोशिश करते। आइए सबसे पहले हम जानते हैं प्रत्यक्ष कर के ऊपर में। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी रूप से, क्या है, या उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर कानूनी रूप से लगाया जाता है। इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता कभी भी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रत्यक्ष कर का भार कभी भी अन्य व्यक्ति पर नहीं टाला जा सकता, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का कर नहीं वहन कर सकता है।
उदाहरण के लिए आयकर, संपत्ति कर जैसी चीज़ों को हम समझ सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात करते हैं। अप्रत्यक्ष कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो लगाए तो किसी एक व्यक्ति पर जाते हैं, किंतु उनका आंशिक या पूर्ण रूप से भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को करना पड़ता है। इस कर का भार अन्य व्यक्तियों पर टाला जा सकता है। उदाहरण के लिए बिक्री कर, मूल्य वृद्धि कर, जिसको वैट या जीएसटी कहते हैं। इसके बाद है राजस्व प्राप्तियाँ। राजस्व प्राप्तियाँ देखिए क्या क्या है। 3 बातों को इसमें शामिल किया गया है राजस्व प्राप्तियाँ में। ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके राजस्व प्राप्तियों के लिए। सबसे पहले ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम नहीं करता है, अर्थात जब सरकार राजस्व प्राप्तियाँ करती है अर्थात टैक्स लेती है या किसी भी तरह से करती है, तो सरकार की कोई भी परिसंपत्तियों में कमी नहीं होती, अर्थात सरकार किसी भी परिसंपत्तियों को बेचता नहीं है। दूसरा, इससे सरकार के दायित्वों में भी वृद्धि नहीं होती, अर्थात सरकार किसी से कर्ज नहीं लेती, सरकार उसके बदले में किसी चीज़ का वायदा नहीं करती है, अर्थात सरकार के ऊपर में कोई भी दायित्व की वृद्धि नहीं होती है। और तीसरा व अंतिम, ये आवृत्ति प्रकृति की होती है। आवृत्ति प्रकृति मतलब जिसको रेवेन्यू कहते हैं, जो लगातार हमारे पास आती रहती है। उसके बाद है पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ समझिए क्या है। ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देती है। क्या है ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देती है। ये सरकार के दायित्वों में वृद्धि करती है, क्योंकि पूंजीगत प्राप्तियों का अर्थ है सरकार ने अपनी किसी चीज़ का, किसी निजी चीज़ का जो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होती है सरकार की यानी कि देश की, उसकी बिक्री कर देने पर। इसीलिए इसमें हम कह सकते हैं कि ये सरकार की परिसंपत्तियों को कम कर देती है। वहीं दूसरा, ये सरकार के दायित्वों में भी वृद्धि करती है, अर्थात सरकार ने लोन लेकर के या फिर हम ये कहें कि ऋण लेकर के अपने दायित्वों में वृद्धि करती है, और इसकी प्रवृत्ति ये आवृत्ति प्रवृत्ति की नहीं होती है। अब हम आगे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमारे पास सम्मिलित है बजट व्यय। बजट व्यय क्या है? बजट व्यय के बारे में जानेंगे। देखते हैं बजट व्यय, इससे तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि में सरकार द्वारा विभिन्न मदों के ऊपर की जाने वाली अनुमानित व्यय से है। बजट व्यय को निम्न 2 मुख्य उपवर्गों में बांटा जाता है, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। इस पूरे चैप्टर में हम सभी चीज़ों को 2 स्तरों में बांटते हैं। पहला है राजस्व और दूसरा है पूंजीगत। तो ये आपको समझ में आ जा गया होगा बजट व्यय क्या होता है। क्या होता है बजट व्यय, जानने की कोशिश करते थोड़ा सा, और अगर आपको नहीं ध्यान आया हो रिवाइज कीजिए आइए मेरे साथ। इसके तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान, किसके दौरान? एक वित्तीय वर्ष के दौरान। वित्तीय वर्ष क्या होता है? यह वो होता है जो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च पुनः अगले साल तक होती है, उसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। में सरकार द्वारा विभिन्न मदों के ऊपर की जाने वाली अनुमानित व्यय से है। बजट व्यय को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है, पहले अभी हम देखेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बजट व्यय, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में 2 बातों को शामिल किया गया है, उदाहरण ब्याज भुगतान, अनुदान, वेतन एवं पेंशन। वहीं पूंजीगत व्यय क्या है? उदाहरण है इसमें विद्यालय भवन का निर्माण, शेयर पूंजी और निवेश की खरीद। आइए राजस्व व्यय के ऊपर में हम बात करते हैं। राजस्व व्यय क्या है, इसको किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो ये सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं करते, अर्थात सरकार जब राजस्व व्यय करती है तो सरकार की किसी भी परिसंपत्ति में वृद्धि नहीं होती, अर्थात सरकार आप किसी भी प्रकार के अपनी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करता है। ये सरकार के दायित्वों में कोई कमी नहीं करता है, जैसे ब्याज का भुगतान कर देना सरकार नहीं करती है, आर्थिक सहायता नहीं करती है, कानून व्यवस्था बनाए रखने पर वेन आदि। ये वो चीज़ें हैं जिनसे सरकार की कोई देयता में कमी नहीं, यानी राजस्व व्यय के कारण सरकार की ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और ना ही दायित्वों की में कोई कमी होती है। इस प्रकार से हम इनके बारे में समझ सकते हैं। आइए पूंजीगत व्यय के बारे में, ठीक ऑपोजिट जो अभी हम जान रहे थे, आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पूंजीगत व्यय ये सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है। क्या करता है? सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है, सरकार के दायित्वों में कमी करता है, जैसे विद्यालय भवन का निर्माण करना, पुराने ऋण का भुगतान, वित्तीय परिसंपत्तियों का क्रय इत्यादि। यह आवृत्ति प्रवृत्ति की नहीं होती है। राजस्व घाटा, जब सरकार के कुल राजस्व व्यय
उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो। क्या है? जब सरकार के कुल राजस्व व्यय उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक हो तो इसको राजस्व घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा के प्रभाव के बारे में आइए जानते हैं, फिर हम इसके बारे में जानकारी जानेंगे। कब होता है राजस्व घाटा? यह सरकार की भावी देनदारियों में वृद्धि करता है। ठीक है, ये देनदारियाँ क्या होती है, जिनको हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, अर्थात सरकार के ऊपर में किसी भी प्रकार का कर्ज टाइप का हम समझ सकते हैं, ऋण के रूप में या फिर किसी अन्य रूप में। दूसरा, ये सरकार के अनावश्यक व्ययों की जानकारी देता है। क्या करता है? सरकार के कुछ ऐसे अनावश्यक व्यय होते हैं जिनको सरकार कर तो देती है लेकिन सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, उनकी जानकारी भी देता है। यह ऋणों के बोझ को बढ़ाता है। इसके बाद राजकोषीय घाटा के बारे में बात करते हैं। कुल व्यय की उधार रहित कुल प्राप्तियों को पर अधिकता है। इसमें उधार की चीज़ों को शामिल कर हटा दिया जाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय माइनस उधार के बिना कुल बजट प्राप्तियाँ। आइए, राजकोषीय घाटे के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, यह मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। मुद्रास्फीति के बारे में आप जान चुके हैं, आप मेरे चैप्टर देखिए, उसमें राष्ट्र आय के बारे में दिया गया है। थोड़ा सा अभी अध्ययन मांग अनादि मांग सब के बारे में नहीं बनाया हूँ, मैं आपको उसमें वो भी डालूँगा जिसके कारण आपको मुद्रास्फीति के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। बहुत जल्दी मैं डालूँगा, आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आप चैनल को शेयर कीजिए ताकि और से और लोग जान सकें। पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको उससे रिलेटेड सभी चीज़ें मिले। और अगर कोई टॉपिक चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर मैं भी बनाऊंगा और जल्द से जल्द बहुत अधिक टॉपिक मेरा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को कवर करना, ताकि आपके पास वो रिकॉर्ड्स के रूप में रह सकें, ताकि जब आपको मर्जी हो, आप पढ़ना चाहते हैं, देख सकते हैं, और ये नोट्स के रूप में भी अवेलेबल होगा आपके पास। देश ऋण जाल में फंस जाता है। क्या क्या हम बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे राजकोषीय घाटे के प्रभाव। सबसे पहला क्या था, इसमें मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। जब घाटा होता है तो क्या होता है, मुद्रास्फीति बढ़ती है। मुद्रास्फीति बढ़ती है यानी कि महंगाई का दौर बढ़ता है। दूसरा, देश ऋण के जाल में फंस जाता है, अर्थात देश को विकास करने के लिए ऋण का सहारा लेना पड़ता है, चाहे वह आरबीआई से ले या वर्ल्ड बैंक से ले या आईएमएफ से ले। यह देश में भावी विकास तथा प्रगति को कम करता है। आइए, अब हम प्राथमिक घाटा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाने से प्राथमिक घाटे का पता चलता है। क्या क्या चीज़ है? जब राजकोषीय घाटा हो तो उसमें से हमें घटाना चाहिए क्या, ब्याज अदायगी को घटाने से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। आइए, प्राथमिक घाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो इससे पता चलता है कि भूतपूर्व नीतियों का भावी पीढ़ी पर क्या भार पड़ेगा। दूसरा, शून्य या प्राथमिक घाटे से अभिप्राय है कि सरकार पुराने ऋणों का ब्याज चुकाने के लिए उधार लेने को मजबूर है या नहीं है। तीसरा, यह ब्याज अदायगी रहित राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार के उधार ज़रूरतों को दर्शाता है। ये बातें सारी चीज़ें इस पार्ट में हमने अध्ययन करे हैं। ठीक है, आइए अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर में हम डिस्कशन करते हैं। आइए देखिए, सारे क्वेश्चन पर भी यहाँ पर आपके पास कवर किए गए हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला, ऋणों की वापसी पूंजीगत व्यय क्यों है? तो अगर आप ठीक से समझने की कोशिश करें, पूंजीगत जो ऋण की वापसी होती है, जब हम ऋण चुकाते हैं तो हमारे देयताओं में कमी होती है, और जो देयताओं में कमी कर दे वो पूंजीगत व्यय में ही शामिल किए जाते हैं। अगर हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें लिखा गया है कि ऋणों की वसूली पूंजीगत प्राप्तियां क्यों नहीं मानी जाती हैं। किस किस में ऋणों की वसूली? तो अगर आप ठीक से समझें तो इसमें दिया गया है कि सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। ऋणों की वसूली से सरकार की परिसंपत्तियों में वृद्धि मानी जाती है। राजस्व प्राप्तियों के 2 उदाहरण दीजिए। राजस्व प्राप्ति के 2 उदाहरण कौन से हैं? कर की प्राप्तियां और सरकारी उद्यमों से प्राप्त आय। बजट की परिभाषा दीजिए। बजट आगामी वित्तीय वर्ष में
सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा है। राजस्व बजट की परिभाषा कीजिए। राजस्व बजट सरकार के वित्तीय वर्षों में अनुमानित राजस्व प्राप्तियों व राजस्व व्यय का ब्यौरा है। विनिवेश को परिभाषित कीजिए। देखिए विनिवेश क्या है। सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों के शेयरों की बिक्री विनिवेश कहलाती है। पूंजीगत व्यय क्या है? तो पूंजीगत व्यय सरकार की एक वित्तीय वर्ष में अनुमानित पूंजीगत प्राप्तियां व पूंजीगत व्यय को दर्शाता है। अब 8वें प्रश्न की बात करते हैं। इस प्रश्न में लिखा क्या है कि अप्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी देखते हैं, सुनते हैं। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिसमें कर अदा करने की देनदारी और कर का भार एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। उदाहरण के लिए आयकर, निगम कर। अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर अदा करने की देनदारी और कर का भार अलग व्यक्तियों पर पड़ना प्रत्यक्ष कर कहलाता है। उदाहरण के लिए सेवा कर, उत्पादन कर, बिक्री कर। ये बातें सारी चीज़ें हमारे इस पाठ में हमने समझा। अगर इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं, मेरा को कॉल ज़रूर करें ताकि आपसे संबंधित सारी समस्याओं को मैं समाधान कर सकूं। अब अगली बार मिलेंगे 3 से 4 अंक वाले क्वेश्चन के ऊपर में, वो बाद में होगा लेकिन नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।